नमस्कार। एनलाइटन क्लासेस लेकर आया है आपके लिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट फिजिक्स चैप्टर। आज का हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कोई भी चीज नीचे क्यों गिरती है, चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर क्यों लगाता है और ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसे घूमते हैं। और ये चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसमें से कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स दोनों ही आते हैं। फिजिक्स से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम हर टॉपिक को बहुत धीरे धीरे और अच्छे से समझेंगे। बस ध्यान से सुनते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन असल में है क्या? पहले इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्रेविटेशन इज द फोर्स बाय विच ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब ग्रेविटेशन एक फोर्स यानी एक बल है जिससे कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। बिल्कुल, जैसे अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। यानी हमारी पृथ्वी हर चीज को अपने केंद्र मतलब सेंटर की ओर खींचती है। हाँ, और इसी ऑब्जर्वेशन से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। न्यूटन ऑब्जर्व्ड अ फॉलिंग एप्पल and thought about the force that pulls objects towards earth. अच्छा, तो न्यूटन ने जब एक सेब को पेड़ से नीचे गिरते देखा तो उन्होंने सोचा कि कोई तो फोर्स है जो सेब को नीचे पृथ्वी की ओर खींच रहा है। और इसी ऑब्जर्वेशन से ग्रेविटेशन की खोज शुरू हुई। तो इसके मुख्य बिंदु क्या हुए? पहला तो हो गया फॉलिंग एप्पल, कि पृथ्वी सेब को अपनी ओर खींचती है। दूसरा है मून्स मोशन अराउंड अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स ही चांद को पृथ्वी की कक्षा ऑर्बिट में बनाए रखता है। और तीसरा वाई ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स अर्थ, मतलब ग्रेविटी सभी वस्तुओं को नीचे की ओर खींचती है। बिल्कुल, और यहाँ एक बहुत जरूरी एग्जाम पॉइंट है। ग्रेविटेशन इज अ यूनिवर्सल फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास। ये तो एक इम्पॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन बनता है। मतलब ग्रेविटेशन एक यूनिवर्सल फोर्स है जो ब्रह्मांड में हर उस वस्तु के बीच काम करता है जिसका अपना मास होता है। सही। अब ग्रेविटेशन को और अच्छे से समझने के लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना होगा। वो क्या है? सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, सर्कुलर मोशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ, स्पीड में रिमेन सेम बट डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली। मतलब जब कोई वस्तु एक गोल रास्ते पर चलती है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। हाँ। इसमें वस्तु की स्पीड तो शायद एक जैसी रहे लेकिन उसकी दिशा, डायरेक्शन वो लगातार बदलती रहती है। और इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अलोंग द टैंजेंट। अच्छा, तो सर्कुलर मोशन में फोर्स हमेशा सर्कल के सेंटर की ओर लगता है। बिल्कुल। इसको समझने के लिए एनसीईआरटी की एक्टिविटी 9.1 का उदाहरण लेते हैं। जैसे एक पत्थर को धागे से बांधकर घुमाया जाए। ठीक है। तो स्ट्रिंग पुल स्टोन टुवर्ड्स सेंटर। धागा पत्थर को लगातार केंद्र की ओर खींचता है। हाँ। और दिस फोर्स कीप्स स्टोन मूविंग इन अ सर्कल। मतलब इसी फोर्स की वजह से पत्थर गोल गोल घूमता है। और अगर धागा टूट गया तो पत्थर सीधी रेखा में टेंजेंट पर चला जाएगा। तो ये जो फोर्स केंद्र की तरफ खींच रहा है, इसका कोई खास नाम है? हाँ, इसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये एग्जाम में डेफिनेशन के लिए जरूर पूछा जाता है। The force that pulls an object towards the center of the circular path. यानी वो फोर्स जो किसी वस्तु को सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर खींचता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब इसको चांद के मोशन से जोड़ते हैं। वहां तो कोई धागा नहीं है। नहीं, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटी प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स टू द मून। अच्छा, तो चांद के केस में पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है जो चांद को अपनी ऑर्बिट में रखता है। बिल्कुल सही। अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ना? हाँ, बिल्कुल। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं जो एनसीईआरटी में दी है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ये थोड़ी लंबी स्टेटमेंट है। हाँ। इसको आसान शब्दों में समझते हैं। हाँ, इस लॉ के अनुसार ब्रह्मांड में हर वस्तु हर दूसरी वस्तु को एक फोर्स से खींचती है। ठीक है। और ये फोर्स उन वस्तुओं के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। और दूरी का क्या? और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा। हाँ, और बहुत तेजी से कम होगा। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। F is equals to G mm d square। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखना होगा। F मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, D उनके बीच की दूरी है और G एक कांस्टेंट है।
जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो F हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M है मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, M है मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट और D है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स वाला पॉइंट जरूरी है। बहुत जरूरी। फोर्स हमेशा दोनों वस्तुओं के सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन पर लगता है। और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? इसका मतलब है कि अगर डिस्टेंस D है तो फोर्स स्ट्रांग है, लेकिन अगर डिस्टेंस को डबल करके 2D कर दें तो फोर्स 4 गुना वीकर हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि D का स्क्वायर है फॉर्मूला में। बिल्कुल। और एक और एग्जाम पॉइंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये याद रखना होगा, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, मतलब ये हमेशा वस्तुओं को एक दूसरे के पास खींचता है, कभी दूर नहीं धकेलता। सही। अब सवाल उठता है कि ये लॉ इतना जरूरी क्यों है? What is the importance of universal law of gravitation? हाँ, ये हमारे आसपास कहाँ दिखता है? 4 मुख्य जगहों पर। पहला, बाइंडिंग us to the earth। ये लॉ बताता है कि हम पृथ्वी से क्यों बंधे हुए हैं। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल हमें जमीन पर रखता है। दूसरा, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। इसी लॉ की वजह से चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तीसरा भी ग्रहों से जुड़ा है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। सूर्य की ग्रेविटी ग्रहों को अपनी अपनी ऑर्बिट्स में बनाए रखती है, जिससे हमारा सोलर सिस्टम स्टेबल है। और चौथा है टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन। अच्छा, समुद्र में जो ज्वार भाटा टाइड्स आते हैं, वे भी चांद और सूरज के ग्रेविटेशनल पुल के कारण होते हैं। बिल्कुल। इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन्स बोथ टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल फिनोमेना। मतलब ये लॉ पृथ्वी यानी टेरेस्ट्रियल और अंतरिक्ष यानी सेलेस्ट्रियल दोनों जगह होने वाली घटनाओं को एक्सप्लेन करता है। सही। अब फॉर्मूला में जो G आया था उसके बारे में जानते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। तो ये G क्या है? G is the constant of proportionality in the universal law of gravitation, same everywhere in the universe. मतलब G एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं भी नहीं बदलती। हाँ, और इसकी SI यूनिट और वैल्यू दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। SI यूनिट क्या है? SI यूनिट Nm² kg-2 और इसकी वैल्यू G is equal to 6.67 into 10 raised to -11 Nm² kg-2। ये वैल्यू तो याद ही करनी पड़ेगी। जरूर। अब एक सवाल उठता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना वीक क्यों होता है? हमें अपने आसपास की चीजों के बीच महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि G की वैल्यू बहुत छोटी है। देखिए, वैल्यू ऑफ G इज वेरी स्मॉल, हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इज वीक। अच्छा, 10 की पावर -11 बहुत छोटी वैल्यू है, इसलिए आम वस्तुओं जैसे 2 किताबों के बीच हमें ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस नहीं होता। ये फोर्स तभी महसूस होता है जब मास बहुत ज्यादा हो, जैसे पृथ्वी का। और G की वैल्यू सबसे पहले किसने मेजर की थी? ये हेनरी कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट से की थी। ये बस जानकारी के लिए है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? When an object falls only under the influence of gravity, no air resistance or external force acts. मतलब जब कोई वस्तु सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के प्रभाव में नीचे गिरती है और उस पर हवा का कोई प्रतिरोध, एयर रेजिस्टेंस, काम नहीं करता, तो उसे फ्री फॉल कहते हैं। जैसे पेड़ से गिरता सेब फ्री फॉल का एक अच्छा उदाहरण है। और वो वाला उदाहरण भी है कि अगर एक पंख और एक पत्थर को वैक्यूम में गिराया जाए तो दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे, क्योंकि वहां एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो फ्री फॉल और जनरल मोशन में क्या फर्क हुआ? फ्री फॉल में सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करती है और एक्सेलरेशन G के बराबर होता है, जबकि जनरल मोशन में फ्रिक्शन जैसे दूसरे फोर्सेस भी होते हैं और एक्सेलरेशन बदल सकता है। बिल्कुल। फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन होता है उसे G कहते हैं। चलिए इसे समझते हैं। हमारा अगला टॉपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। तो G का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी वस्तु में जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G कहते हैं। और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, G equals gm(r²). ये फॉर्मूला डेरिवेशंस में भी आता है। यहाँ G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, m पृथ्वी का मास है और r पृथ्वी का रेडियस है। सही। अब इसकी SI यूनिट और वैल्यू? SI यूनिट तो एक्सेलरेशन वाली ही होगी। हाँ, SI यूनिट ms², वैल्यू नियर अर्थ
9.8 ms squared. जी की SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और पृथ्वी पर इसकी एवरेज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। हाँ, और न्यूमेरिकल्स में हम अक्सर इसे 10 भी ले लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। क्या जी की वैल्यू पृथ्वी पर हर जगह सेम होती है? नहीं, इसमें थोड़ा वेरिएशन होता है। मैक्सिमम जी एट पोल्स, मिनिमम जी एट इक्वेटर। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, पोल्स पर चपटी है, इसलिए जी की वैल्यू पोल्स पर ज्यादा और इक्वेटर पर कम होती है। अच्छा, और एक बहुत जरूरी एग्जाम पॉइंट भी है इससे जुड़ा हुआ। हाँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी की वैल्यू गिरने वाली वस्तु के मास पे डिपेंड नहीं करती। मतलब एक भारी और एक हल्की वस्तु दोनों एक ही एक्सेलरेशन से गिरेंगी अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्रेविटी के अंडर वस्तुओं का मोशन कैसा होता है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर ग्रेविटी। इसमें पहला सवाल यही है, व्हाई ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल एट द सेम रेट? जैसा हमने अभी पढ़ा, हवा की गैर मौजूदगी में सभी वस्तुएं चाहे भारी हों या हल्की एक ही रेट से नीचे गिरती हैं। बिल्कुल। इन एब्सेंस ऑफ एयर, ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल विद सेम एक्सेलरेशन g. मास डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ फॉल। लेकिन असल जिंदगी में तो एयर रेजिस्टेंस होता है। हाँ, और उसका असर होता है। एयर रेजिस्टेंस opposes मोशन। लाइट ऑब्जेक्ट्स फॉल स्लोअर ड्यू टू ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस। मतलब हवा का प्रतिरोध हल्की और फैली हुई चीजों जैसे पंख पर ज्यादा असर डालता है, इसीलिए वे धीरे धीरे गिरती हैं। सही। और ये बात गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से साबित भी की थी। पीसा की झुकी हुई मीनार वाला एक्सपेरिमेंट। हाँ, जहां उन्होंने अलग अलग मास की वस्तुएं गिराकर ये साबित किया था कि वे एक साथ जमीन पर पहुंचती हैं। अब मोशन के जो 3 इक्वेशंस हैं वो ग्रेविटी के अंडर कैसे बदलते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी में बस एक ही जगह g का इस्तेमाल होता है। पहली इक्वेशन है v = u + gt दूसरी है s = ut + ½ gt square। और तीसरी v² = u² + 2gs। इन इक्वेशंस को यूज करते हुए एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साइन कन्वेंशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएंगे। हाँ। डाउनवर्ड मोशन +g, अपवर्ड मोशन -g। अच्छा, मतलब जब वस्तु नीचे आ रही हो तो g को पॉजिटिव लेना है और जब वस्तु ऊपर फेंकी जाए ग्रेविटी के खिलाफ तो g को नेगेटिव लेना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम 2 बहुत ही कॉमन पर अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। मास एंड वेट। इसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो पहले मास की बात करते हैं। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। इट टेल्स हाउ हेवी एन ऑब्जेक्ट इज। मतलब मास किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा है, ये इनर्शिया का मेजर भी है। और सबसे जरूरी बात, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, सेम ऑन अर्थ, मून और स्पेस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु का मास हर जगह सेम रहता है, चाहे पृथ्वी हो, चांद हो या अंतरिक्ष। और इसकी SI यूनिट है किलोग्राम, kg। अब बात करते हैं वेट की। Weight is the force with which Earth attracts an object. It acts due to gravity. तो वेट वो फोर्स है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है। इसका फॉर्मूला है W = m × g। और क्योंकि ये फोर्स है तो इसकी SI यूनिट न्यूटन होगी। बिल्कुल। और यहाँ एक और की डिफरेंस है। Weight depends on gravity, so it changes from place to place. अच्छा, क्योंकि वेट जी पर डिपेंड करता है और जी की वैल्यू जगह जगह बदलती है, इसलिए वेट भी बदलता है। हाँ, मास और वेट के बीच का अंतर एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन आता है, तो इसे टेबल फॉर्म में याद करना अच्छा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि चांद पर वेट क्यों बदल जाता है। वेट ऑन द मून। सबसे पहले चांद पर ग्रेविटी कम क्यों है? शायद क्योंकि चांद छोटा है। Moon has smaller mass than Earth. Gravitational force depends on mass. Therefore, Moon's gravity is weaker. चांद का मास पृथ्वी से बहुत कम है, इसलिए उसकी ग्रेविटी भी कमजोर है। बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि अर्थ और मून पर वेट का क्या रिलेशन है। Weight on Moon is equal to 1/6 into weight on Earth. मतलब चांद पर किसी वस्तु का वेट पृथ्वी पर उसके वेट का लगभग छठा हिस्सा होता है। हाँ, फॉर्मूला है Wm is equal to We divided by 6. इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखते हैं। Weight of a person on Earth is equal to 60 Newton. Then weight on Moon is equal to 60 divided by 6 is equal to 10 Newton. अगर किसी का वजन पृथ्वी पर 60 न्यूटन है
तो चांद पर सिर्फ 10 न्यूटन होगा। लेकिन मास दोनों जगह सेम रहेगा। ये पॉइंट न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत जरूरी है। मास सेम रहता है, वेट बदलता है। एकदम सही। अब हम फोर्स से जुड़े दो और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। थ्रस्ट एंड प्रेशर। पहले थ्रस्ट, ये क्या होता है? थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। प्रेशर कहते हैं। इसका फॉर्मूला है P = FA। प्रेशर = थ्रस्ट एरिया। इस फॉर्मूला से ये साफ है कि अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। इसकी एसआई यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट है पास्कल, जिसे PA से लिखते हैं। डेली लाइफ में प्रेशर के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। बिल्कुल, जैसे शार्प नाइफ, उसका एरिया कम होता है इसलिए प्रेशर ज्यादा लगता है और वो आसानी से काटता है। और कैमल फीट, ऊंट के पैर चौड़े होते हैं, एरिया ज्यादा होता है जिससे प्रेशर कम पड़ता है और वो रेत में नहीं धंसते। इसी तरह वाइड टायर्स का एरिया ज्यादा होता है, प्रेशर कम होता है, जिससे सड़क पर अच्छी पकड़ बनती है। और ड्राइंग पिन का नुकीला सिरा, एरिया कम होने से प्रेशर ज्यादा होता है और वो आसानी से लग जाती है। सही। अब देखते हैं कि तरल पदार्थों यानी फ्लूइड्स में प्रेशर कैसे काम करता है। प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स क्या होते हैं? Fluids include liquids and gases. Fluids can flow and take shape of container. जो भी चीज बह सकती है, जैसे पानी और हवा, वो फ्लूइड है। हाँ, और फ्लूइड्स अपने कंटेनर की दीवारों और बॉटम पर प्रेशर डालते हैं। और ये प्रेशर हर दिशा में बराबर लगता है। एक और जरूरी बात, प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। मतलब फ्लूइड में आप जितना नीचे जाएंगे प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। अब हमारा अगला इंटरेस्टिंग टॉपिक है buoyancy. ये क्या होता है? Buoyancy is the upward force exerted by a fluid. This force acts on objects immersed in fluids. अच्छा, जब किसी वस्तु को पानी या किसी फ्लूइड में डुबोया जाता है तो फ्लूइड उस पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है। इसी अपवर्ड फोर्स को buoyancy या अपथ्रस्ट कहते हैं। इसी वजह से पानी में कोई चीज हल्की महसूस होती है। हाँ, NCERT एक्टिविटी 9.4 यही दिखाती है। हवा में वस्तु का वजन ज्यादा होता है, लेकिन पानी में कम महसूस होता है, क्योंकि बुओयंट फोर्स उसे ऊपर की ओर धकेलता है। ये बुओयंसी किन चीजों पर डिपेंड करती है? दो चीजों पर। एक तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड जितना डेंस होगा, बुओयंट फोर्स उतना ज्यादा होगा। और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड। वस्तु का जितना ज्यादा वॉल्यूम डूबेगा, फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। तो बुओयंसी से ही जुड़ा है ये सवाल कि चीजें तैरती या डूबती क्यों हैं? Why objects float or sink? हाँ, किसी भी डूबी हुई वस्तु पर दो फोर्स लगते हैं, वेट नीचे की ओर और बुओयंट फोर्स ऊपर की ओर। तो तैरने की कंडीशन क्या है? If buoyant force greater than weight, object floats. मतलब अगर ऊपर लगने वाला बुओयंट फोर्स वस्तु के वेट के बराबर या उससे ज्यादा है तो वस्तु तैरेगी। और डूबने की कंडीशन? If weight buoyant force, object sinks. यानी अगर वस्तु का वेट buoyant फोर्स से ज्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। इसे डेंसिटी से भी समझ सकते हैं, है ना? हाँ, वो सबसे आसान नियम है। Objects with lower density than water float. Objects with higher density than water sink. अगर किसी वस्तु की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो वो तैरेगी, जैसे कॉक। और अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वो डूब जाएगी, जैसे लोहे की कील। बिल्कुल। और buoyancy को एक्सप्लेन करने के लिए आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसकी स्टेटमेंट क्या है? When an object is immersed partially or fully in a fluid, it experiences an upward buoyant force equal to the weight of the fluid displaced. मतलब जब किसी वस्तु को फ्लूइड में डुबोया जाता है तो उस पर लगने वाला ब्यूइंट फोर्स उस वस्तु द्वारा हटाए गए यानी डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। हाँ, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र और हाइड्रोमीटर जो द्रवों की डेंसिटी मापता है। तो ये चैप्टर तो काफी बड़ा है। चलिए पूरे चैप्टर को जल्दी से रिवाइज करते हैं। बिल्कुल, एक समरी और की टेकअवेज देख लेते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हर ऑब्जेक्ट दूसरे को अट्रैक्ट करता है। फॉर्मूला F = G(m(m)d²। फिर फ्री फॉल एंड G, सिर्फ ग्रेविटी के अंदर गिरना, और G की वैल्यू है 9.8 ms²। उसके बाद बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लूइड का अपवर्ड फोर्स जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। मास वर्सेस वेट, मास कांस्टेंट रहता है kg, वेट बदलता है न्यूटन। और आखिर में फ्लोटिंग एंड सिंकिंग रूल्स, ये बॉयंट फोर्स और डेंसिटी पर निर्भर करता है।
सही। ग्रेविटेशन से हम वस्तुओं का गिरना, ग्रहों की गति और चीजों का तैरना सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एग्जाम में इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। NCERT एक्सरसाइजेज एंड न्यूमेरिकल्स। इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस की बात करें तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी की डेफिनेशन, मास और वेट में अंतर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और चीजें क्यों तैरती हैं, ये थ्योरी क्वेश्चंस जरूर तैयार करने चाहिए। और मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम न्यूमेरिकल्स कौन से हैं? चांद पर वेट निकालना, F=g(m)(m)d² फॉर्मूला का यूज और प्रेशर निकालना, इन टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूरी है। न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले फॉर्मूला लिखें, फिर यूनिट्स कन्वर्ट करें केजी, एम, एस में, उसके बाद वैल्यूज डालें और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। और आखिर में आंसर को SI यूनिट के साथ लिखें और बॉक्स में बंद कर दें। स्टूडेंट्स आमतौर पर क्या गलतियां करते हैं? SI यूनिट्स भूल जाना, जी की गलत वैल्यू यूज करना और मास और वेट में कंफ्यूज होना, इन गलतियों से बचना चाहिए। ठीक है, अब जाते जाते एक सोचने के लिए सवाल। थिंक एंड आंसर। सवाल है, इफ देयर वर नो ग्रेविटी ऑन अर्थ फॉर जस्ट 1 मिनट, व्हाट वुड हैपन अराउंड यू? सोचिए और कमेंट में बताइए कि अगर सिर्फ 1 मिनट के लिए पृथ्वी पर ग्रेविटी खत्म हो जाए तो आपके आसपास क्या होगा? सब कुछ तैरने लगेगा। तो इसी के साथ हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर पूरा होता है। अब आप इसके कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।